खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर। बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज वर्मा की खबर 7C से खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। आइए दिखाते हैं देवरिया से रितेश पटेल की यह खास रिपोर्ट। मैं के सिंह पटेल, जनपद देवरिया से खबर 7C के लिए आज हम लोग करने बैठे हैं इंटरव्यू एक जनपद देवरिया के समाज सेवी रहे। आज राजनीतिक क्षेत्र में अपनी एक पहचान है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं पंकज वर्मा जी। इनके बारे में कहा जाए तो ये अन्ना आंदोलन से अपनी पहचान बनाए। अन्ना आंदोलन में काफ़ी इन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। जनपद देवरिया से लेकर दिल्ली तक का सफर तय किया और वो अन्ना आंदोलन से फिर समाजवादी में कैसे आए ये हम जानेंगे पंकज वर्मा जी से। पंकज वर्मा जी, धन्यवाद रितेश जी। आपको संविधान दिवस की और पूरे मुल्क वासियों के हार्दिक मंगल कामनाएं। अन्ना आंदोलन जैसा आप जानते हैं 2011 में इसकी पृष्ठभूमि रखी गई। 2012 में पूरे देश में अन्ना आंदोलन हुआ। हम लोग भी छात्र राजनीति से लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले थे हम लोग, और लगा था कि देश बदलना चाहिए। उसी बदलने की कड़ी में हम लोग भी आंदोलन में कूद गए और यहाँ से लेकर देवरिया से लेकर दिल्ली तक का सफर हम लोग किए। लेकिन अन्ना आंदोलन जिसके के लिए हुआ वो सुखद नहीं रहा। जिस काम के लिए हम लोग पूरे देश के नौजवान इकट्ठा हुए दिल्ली में, जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, अपराध को मिटाने के लिए, खासकर भ्रष्टाचार पे अगर आप फोकस करें तो पूरा अन्ना आंदोलन ही भ्रष्टाचार के खिलाफ था। लोकपाल बनाने की बात हुई। आज बताइए, लोकपाल एक आदमी को भी इस भारत में किसी को जेल नहीं भेज पाया। तो ओवरऑल इस बात को अगर कहा जाए आंदोलन के रूप में तो मुझे लगता है कि अन्ना आंदोलन और देश के लिए ठीक नहीं था, सफल नहीं रहा। और आंदोलन होते रहते, आंदोलन में भाग लेना भी चाहिए, लेकिन कौन सा आंदोलन देश के लिए है कि विनाश के लिए है कि विकास के लिए है, ये अब आने वाले दिनों में जो नौजवान आंदोलन में कूद पड़ते हैं उनसे ये जरूर मैं अपेक्षा करूंगा और कहना भी चाहूँगा कि उनको एक बार जरूर तो समझ के पढ़ लेना चाहिए कि आंदोलन हमारे लायक है। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे हम लोग, मनमोहन सरकार चली और मनमोहन सरकार के बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो मनमोहन सिंह जी की सरकार और मोदी जी की सरकार से आप क्या तुलना करते हैं कि देश को क्या मिला क्या नहीं मिला? खैर, हम तो सफाई हैं, कांग्रेस में मेरा कोई दल से कोई नाता नहीं है, लेकिन ये बात तो जरूर कहेंगे कि आंदोलन में चूंकि हम लोग शामिल थे और शामिल होने की वजह से मनमोहन सिंह की सरकार चली। अगर अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, अगर एक वकील का लड़का अगर अच्छा वकील बनना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अधिनायकवाद सबसे बड़ा सवाल परिवारवाद का नहीं है, सवाल अधिनायकवाद का है। जो आज देश में सारी संस्थाएं कब्जा हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो है सरकारी संस्थाएं जो कब्जा हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो परिवारवाद कब्जा कर रहा है। तो विकास की बात कर रहा है, क्यों विकास कर रहा है? तो अधिनायकवाद की बात नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे कि तो सुप्रीम कोर्ट में भी विकास हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। जज निकल रहा है, इनको तुरंत जो है नियुक्तियां दे दी जा रही हैं। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश से, देखिए भारत के सरकार को देखिए, खुद आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। तो सब तो विकास ही क्या कहेंगे कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये तो कह नहीं सकते। तो स्वाभाविक है, ये तो एक बात रखने का अपना जरिया है कि हमारे क्या विकास हो रहा है। तो विकास हो रहा है तो बेरोजगारी क्यों इतना बढ़ रही है? सवाल है ना कि बेरोजगारी क्यों इतनी बढ़ रही है? विकास हो रहा है तो काला धन जो बहुत प्रोपगंडा होता था कि मुलायम सिंह का पैसा है, लालू प्रसाद यादव का पैसा है, तो किनका पैसा है, आखिर वो कहाँ लोग हैं, क्यों नहीं आ रहा है? आंख के सामने से कई लोग चले गए तो बता रहे हैं कि मोदी के डर से भाग गए। तो मोदी के डर से जेल जाना चाहिए कि मोदी के डर से विदेश जाना चाहिए? सवाल ये तो कौन पूछेगा कि मोदी का डर का, अगर मोदी से अगर डर है, चाहे योगी से डर हो, तो जेल जगह होनी चाहिए, इसीलिए तो जेल बनाया गया है। आखिर डर है तो विदेश चले जाएंगे।
तो ये तो बहुत अच्छा विषय है कि भाई आप लोगों को ऐसा ही डर पैदा करते रहिए, अरबुर कर देते रहिए और जाके इंग्लैंड में आराम से लोग रहें। चलिए, हम आज आपके इंटरव्यू में सारी चीज़ों को जाने। एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे। मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि उनके साथ जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके विकास को रोकना चाहती है और तमाम विपक्षी पार्टियां प्रोपेगेंडा अपना रही हैं। आप देख रहे होंगे कि इस पूरे देश की जनता के साथ मोदी जी ने अपना समर्थन ले लिया है, तो क्या उनकी लोकप्रियता बिना विकास के मुद्दे पे ही चल रही है? लोकप्रियता तो हिटलर का भी था, आज भी हम लोग अब देखिए, अब तो हमको लग रहा है कि सबसे ज्यादा भारत हिटलर का अगर कोई नाम लिया जा रहा है तो भारत में लिया जा रहा है, और उस देश में हिटलर का नाम नहीं लिया जाता जहां उसका कर्मस्थली रहा है। तो भारत में लोग हिटलर को जिंदा कर दिए, हिटलरशाही चल रही है, तो वो क्या समझाता था? वो भी तो विकास ही समझा रहा होगा। चलिए, आज का इंटरव्यू वर्मा जी के साथ हम लोग बैठे रहे, काफी अच्छी जानकारी मिली। वर्मा जी ने बेबाकी से अपनी बात को रखा। जनपद देवरिया से रितेश सिंह पटेल, खबर 7C के लिए धन्यवाद। सरकार टैक्स भी आप भरपूर ले रहा, कोई आदमी ऐसा आप नहीं छोड़ा जिससे आप टैक्स न ले रहे हैं, तो पैसा कर क्या है? तो ये मान लिया जाए कि योगी सरकार महंगाई की तरफ बढ़ाई है प्रदेश को। केवल महंगाई नहीं है, स्वास्थ्य संबंधित अगर व्यवस्थाओं को आप बोल रहे हैं तो हमको लगता है कि स्वास्थ्य महंगा हो गया है। निश्चित महंगा हो गया है, दवाइयाँ देखिए सब महंगी हो गई। केवल स्वास्थ्य हमारा आप चाहिए, हॉस्पिटल में आप चले जाइए, दवाई सब बाहर से लिखे जा रहे हैं। मोदी जी तो जन औषधि केंद्र तमाम प्रदेश के जिलों में खुलवाए हुए हैं, ये तो जनता के लिए ही है। हम कह रहे योजनाएं चलती हैं तो कुछ अच्छी योजनाएं भी होती हैं, अगर उससे जनता को लाभ मिल रहा है तो उसका स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन वो जो आप जन औषधि जो खरीदवा रहे हैं उसको हॉस्पिटल में क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो सबसे बड़ा कि आपने हॉस्पिटल में ही प्राइवेट जन औषधि खुलवा दिया। कभी देखे हैं कि हॉस्पिटल में भी मुफ्त में पहले दवा दी जाती थी, अब हॉस्पिटल में जन औषधि की दुकान आपने खुलवा दिया। आप चले जाइए देवरिया हॉस्पिटल में, देखिए जन औषधि की दुकान चल रही है और उससे कितनी भीड़ हो रही है वहाँ पे। यानी दवा जन औषधि से लिखी जा रही है, या फिर जो सरकारी दवा आप दे रहे हैं उससे जनता को लाभ नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सही है। हम लोग हॉस्पिटल का भी दौरा करेंगे और वहाँ देखेंगे। आप इसको खबर को आप देखिए कि हॉस्पिटल में जन औषधि की क्या जरूरत है? हॉस्पिटल में तो गरीब लोग जाते हैं, असहाय लोग जाते हैं, जो सरकार पे जो अपने प्राइवेट खर्च नहीं कर सकते पॉकेट से, तो आप वहां भी जो प्राइवेट खुलवा दिए, अब तो वैसे भी प्राइवेट आप देते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, और केवल महंगाई से नहीं, अपराध से भी आप देखिए। गोरखपुर में क्या अपराध, जिस दिन बाबा आते हैं गोरखपुर उसी दिन देखिए घटना घट जाती है। आप खुद देखिए, जब मुख्यमंत्री जी गोरखपुर होते हैं तो घटना घट जाती है। तो दहशत आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री का इतना तगड़ा है कि जहाँ रहते हैं वही घटना हो जाती है। और यहाँ तक कि एक तो रिवाल्वर कट्टा लेके मठ तक चला गया। अब इस हिसाब से वर्मा जी आप शायद आरोप लगा रहे हैं कि जब भी मुख्यमंत्री जी अपने जिले में आते हैं तो अपराध की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। नहीं, ये कोई आरोप नहीं है, आप खुद अखबार उठा के देखिए, खैर अखबार तो उन्हीं को और चैनल तो उन्हीं के लोग छापते हैं। तो जितना तेज मीडिया पे जो आरोप लगा है कि सारे चैनल खरीद लिए गए हैं, तो आप खुद देखिए, आप खुद छापते हैं कि बाबा जी आए, मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ तो पता चला कि कानपुर के व्यवसायी देखिए गोरखपुर में मार दिया गया। आप जब महाराज जी गोरखपुर आते हैं, मुख्यमंत्री जी उनको देखिए आप, तो उसके अगल बगल 1-2 दिन में घटना ही क्यों हो जाती है? तो यानी कोई हनक का जो मुख्यमंत्री का होना चाहिए वो नहीं है। तो आरोप तो महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है, भ्रष्टाचार सारे पेपर लीक हो रहे हैं। आप देखिए, एक भी पेपर बता दीजिए आखिर कौन सा हनक है मुख्यमंत्री का, चाहे मंत्रिमंडल का, या मोदी जी तो यही बनारस से है ना। और शामिल होने की वजह से मनमोहन सिंह की सरकार चली गई और मोदी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से दोबारा भी आई। लेकिन यही कहेंगे कि जो 2.5 लाख एनपीए था इस देश का उस जमाने में जब आंदोलन चल रहे थे, आज 10 लाख से ऊपर हो गया। जो गैस का सिलेंडर 400 था आज 1200 हो गया। जो पेट्रोल 50-60 रुपए थे आज 100 रुपए हो गए। जो डीजल 40-45 रुपए थी आज 90-95 रुपए हो गए। दोनों का अंतर हुआ करता था डीजल और पेट्रोल में। आज देखिए, डीजल और पेट्रोल दोनों बराबर। आश्चर्य होगा रितेश जी कि सीएनजी अभी पेट्रोल से ऊपर हो गया था जी। अभी आप देखेंगे सीएनजी का रेट पेट्रोल के रेट से भी ऊपर हो गया।
जीएसटी आप देख लीजिए, व्यापारियों का एक एक व्यापारी वो एक एक वकील रख के 500-700 रुपया महीना वो खर्च कर रहा है। उसको जीएसटी अगर आप नहीं देते हैं तो परेशान कर दिए जाएंगे, विभाग उनको ट्रीट करेगी। एनपीए आप देखिए, भगोड़ा देखिए, काला धन देश के लिए एक बहुत बड़ा मामला था। नहीं, मोदी सरकार आई तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने नोटबंदी किया। नोटबंदी से लेके और जीएसटी, काला धन, महंगाई, ये सब सारी चीजें रही। आप क्या उस परिवर्तन को देखते हैं कि देश के लिए क्या परिवर्तन हो गया? अब नोटबंदी आप देखिए 2000 के नोट कहाँ है, तो बाबा रामदेव से पूछना पड़ेगा ना कि भाई कहते थे कि भाई 10 रुपए चलन में होने चाहिए, तो आज बाबा रामदेव के सरकार में ही उनके रहते ही 2000 की नोट आ गई। तो ये तो सवाल, अब तो एटीएम से भी 2000 की नोट आपको अगर मिल जाए तो बताइए फिर क्या आप देखते हैं कभी एटीएम से 2000 की नोट मिल रहा है? बैंक कर्मियों से कभी पूछी कि 2000 का नोट उनको देखे कितने दिन हो गया, ये पैसा कहाँ गया 2000 का? नोटबंदी के तुरंत बाद आप देखिएगा कि 2000 के नोट एटीएम से निकल रहे थे, तब तो आपके चैनल वाले, कई चैनल वाले उसमें चिप भी लगा दिए थे कि वो अगर 3 मीटर नीचे रहेगा और 30 मीटर नीचे रहेगा तो वहां से हम काले धन के रूप में पकड़ लिए जाएंगे। कहाँ गया 2000 का? और अभी रिपोर्ट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है। आप देखिए मोदी सरकार क्या बता रही है, बतावे आपको भाषण में तो मोदी जी नहीं कहते हैं कि भाई अब हमने नोटबंदी जो किया राष्ट्र हित के लिए किया। कहना चाहिए, आप मांगे, गुजरात में चुनाव चल रहा है, गुजरात में कहे कि नोटबंदी हमने सफल किया। इस देश में न जाने आज लगन का और देखिए शादी विवाह का लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। आप उस दौर को उठा के देखिए जब नोटबंदी हुई थी, पूरे देश में कितनी शादियां टूट गई, कितने लोग बेघर हो गए, सबसे बड़ी बात खड़े खड़े कितने लोग मर गए। अब तो प्रत्यक्ष आप गवा रहे हैं, आप लोग उनको कूद रहे हैं, कहाँ गए लोग? हाँ, लोगों को लाइन में लगने की वजह से काफी दिक्कतें आई थी। लोग रात जग के लाइन में लगे रहे, यहाँ तक कि मोदी जी ने अपने सारे पेपर लीक हो रहे हैं। आप देखिए कि पेपर बता दीजिए आखिर कौन सा फर्क है मुख्यमंत्री का चाहे मंत्रिमंडल का या मोदी जी तो यही बनारस से है ना, पेपर क्यों लीक हो रहा है? जो पैसा आप ले रहे हैं 100 रुपया, जो 500 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, वो कहाँ पैसे रखे जाते हैं? तो ये सवाल केवल किसी एक वर्ग और जाति और धर्म से नहीं, ये सवाल सबसे है और सबको इसमें हिस्सेदारी आपको निश्चित करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा और सवाल सबको पूछना पड़ेगा। चलिए, जातिवाद की बात की तो इस देश में जातिवाद की क्या स्थिति है, अगर आप बताएं तो बेहतर होगा, हम सभी प्रदेशवासियों को जानने का मौका मिलेगा। नहीं, जाति तो देखिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहते थे कि ये बीमारी है, जाति को खत्म करने के लिए ये बीमारी लोगों में बतानी पड़ेगी। समस्या ये है कि अब इस बीमारी को कोई बता नहीं रहा, बीमारी आप रखेंगे तो फैलेगी। तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि राजनीति में जात शाश्वत सत्य या सूर्य सत्य है। राजनीति जाति है। आप खुद देख लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव में अभी 2022 का जो चुनाव हुआ है, ठीक उसके पहले 2 महीने पहले का इंटरव्यू देखिए, जैसे आप हमारा कर रहे हैं, कोई उनका भी इंटरव्यू कर रहा था। मुख्यमंत्री जी से यही सवाल किया गया कि भाई जाति, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई जाति है, हम क्षत्रिय हैं तो हैं। तो एक सन्यासी जो व्यक्ति जो अपने आप को जो सन्यासी कहते हैं, अगर वो भी जाति से अगर मुक्त नहीं हो पाते, होने जा रहा है। तो 10 साल 11 साल हो गए उत्तर प्रदेश में और हर साल गड्ढा होता क्यों है? यही तो सवाल है, गड्ढा क्यों हो जा रहा है? जब आप सही सड़क बनाइए गड्ढा होगा ही नहीं, और साल आप गड्ढा नहीं। सड़कों पे अगर भारी वाहन चलेंगे, सड़कें बनी है तो फिर टूटेंगे। ये सवाल आपका सही है कि सड़क है तो टूटेगा ही, तो ये कौन सा गड्ढा मुक्त है कि 6 महीने में टूट जाएगा? वो आप चले जाइए राघवनगर में, देखिए गड्ढा मुक्त तो हुआ था, कैसे टूट गया 6 महीने में। अभी आप चले जाइए यही कोऑपरेटिव से लेकर हनुमान मंदिर पर, देखिए कितने सड़क टूटे। अभी मिट्टी उट्टी डाला गया है, अभी अधिसूचना आएगी, उसको लिप पुट दिया जाएगा, फिर 10 दिन में चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर टूट जाएगा। तो आप ऐसे सड़क क्यों बनाते हैं जो हर साल आपको एक ही सड़क को बार बार गड्ढा मुक्त किया जाए? सरेआम भ्रष्टाचार है ये। यहाँ तो सीबीआई जांच भी चल रही है इस मुद्दे को लेके। तो गड्ढा मुक्त का तमाम लोग कागज पे गड्ढा मुक्त कर रहे हैं, आखिर सड़क पे गड्ढा मुक्त होता है। यहाँ से आप बताइए, सभासद से लेके राष्ट्रपति अगर तो नहीं कहा जा सकता, संवैधानिक पद है, लेकिन तो राष्ट्रपति जी तो खुद छोड़िए, उस मुद्दे पे तो हम नहीं जाना चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री तक की गिनिए तो सभासद भी बीजेपी का, नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, और बताइए उसके बावजूद भी हर 6 महीने पर गड्ढा क्यों हो जा रही है सड़कें?
ये सवाल है ना कि हर 6 महीने में गड्ढा क्यों हो जा रहा है। गड्ढे के साथ साथ अभी मानिए स्वास्थ्य की समस्याएं आपने बताई, यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था जो नगर पालिका की रही है, आप उस पर थोड़ा। आप देखिए अभी हॉस्पिटल में चले जाइए, डेंगू कैसे फैला हुआ है। साफ सफाई होती तो डेंगू फैलता। डेंगू की महामारी आप देखिए, कितने हॉस्पिटल में लोग भर्ती हो रहे हैं, कितने लोग, आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले जाइए, लोगों का तांता लगा हुआ है। नगर पालिका से तो छिड़काव के लिए लाखों लाखों का बजट निकाल दिया गया। तो आता है, बजट तो आता ही है। अब आप देखिए अभी अब शीतलहरी आ रही है, अभी 20 लाख रुपए की लकड़ी जला दी जाएगी, आग तापिए, तो आप जलाएंगे कहीं और, सेकेगा कोई और। ये तो क्या कहना चाहते हैं कि सड़क पे आग नहीं जलती है? अब तो लोग जानते ही होंगे कितनी जलती है। सुबह से पे कोटा रख दिया जाता है, बाकी खाते में चला जाता है। आप खुद देखिए कहाँ जलती है। आप सुबह से पे एक जगह आप देख लीजिए, उसके बाद से आप 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए की लकड़ी जला लेते हैं, पैसा कहाँ जाता है। ठीक है पंकज वर्मा जी, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ। अभी एक सवाल और है, अभी नगर पालिका विस्तार हुआ जी, नगर पालिका विस्तार हुआ है, जैसा आप ही लोग से पता चला है कि 70 गांव, लगभग 59 गांव, 69 गांव को नगर पालिका में आपने जोड़ दिया। तो सरकार जो 69 गांव को जो नगर पालिका में जोड़ रही है, बताइए उसमें मनरेगा के मजदूर कहाँ जाएंगे? क्या कोई योजना है उनके पास? अभी नगर पालिका का चुनाव आने वाला है और इस चुनाव को समाजवादी पार्टी किस तरह तैयारी करके लड़ेगी, वर्तमान में जो यहाँ भाजपा के जिला नगर पालिका अध्यक्ष हैं अलका सिंह जी, आप उनसे कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारी रहेगी पंकज वर्मा जी? उनसे क्या लड़ना, उनसे तो जनता ही लड़ रही है। आप शहर में अगर आप घूम रहे हैं, आप लोग तो रिपोर्टर हैं, पता कर लीजिए कि जनता कैसे लड़ रही है। एक भी सफाई की व्यवस्था अगर शहर में हुई हो तो बताइए। रोड नाला पुलिया सब तो टूटा हुआ है, जहां वो रहती हैं वहीं गड्ढा न हो तो चलिए हम दिखाते हैं। आप बाहर निकलिए, अभी सड़क पे जाइए, माल में जाती है ये रोड, देखिए सब टूटा हुआ, नाला टूट गया है। 4 बार एप्लीकेशन दिया गया कि भाई नाले को ठीक कर लीजिए, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाले उसको। तो जहां अध्यक्ष जी अपने दरवाजे को ही ठीक नहीं कर पाएंगे, तो आप ये बताइए कि वो फिर इतना बड़ा शहर कैसे ठीक हो? आप किसी शहर को उठा के देखिए, भुजौली कॉलोनी चले जाइए, जलका रोड चले जाइए। हाँ, अब तक एक व्यवस्था सरकार ने किया कि विधानसभा जैसे चुनाव नजदीक हो तो अधिसूचना लगा दीजिए और टेंडर 10 दिन पहले कर दीजिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कब करना है, और सड़क को पीस कर दीजिए। और वही काम यहाँ भी होना है। नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, जिस तरह विधानसभा में हुआ, रातों रात देखिए राघोनगर पे रोड बना दिए गए। 5 साल से राघोनगर टूटा था, लेकिन अधिसूचना में बने हैं। यही हाल नगर पालिका में होगा। अभी जैसे आप गड्ढा मुक्त का आदेश आ ही गया है, अभी अधिसूचना देखिए, अभी लगता है जितनी रोड है उसको बना दिया जाएगा, फिर 2 महीने में टूट जाएंगे। 5 साल जनपद के जिला अधिकारी द्वारा कहा गया था कि 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त कर देना है, लेकिन नहीं होने के कारण उन्होंने 30 नवंबर का समय दिया है। तो ये आचार संहिता लगने के बाद अगर काम होती है तो ये उपलब्धि तो है नहीं इनकी और न सरकार की। आपसे ये हम जानना चाहते हैं कि विगत ये 2 कार्यकाल पूरा करने जा रही हैं, इनकी नगर पालिका क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पकड़ हो चुकी है। आप जनता से कह रहे हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष लड़ेंगे, आप ये बताएं कि आपकी तैयारी किस तरह की है और क्षेत्र में किस तरह समाजवादी पार्टी की पकड़ रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे जिस पे आप कहते हैं समाजवादी पार्टी का अपना प्रत्याशी यहाँ नगर पालिका से जिताएंगे? अब तो कोई मुद्दा समाजवादी पार्टी अगर 9 भी जनता के सामने अगर विकल्प रखे, अगर किसी मुद्दे को, एजेंडे को, तो जनता खुद समझ रही है कि अब हमको क्या करना है। आप ये बताइए कि अब मुद्दा देने की जरूरत है। हर साल गड्ढा मुक्त क्यों होता है? आप 10 साल से सरकार में, योगी जी प्रधानमंत्री जी 8 साल, पूरे देश में कितनी शादियां टूट गई, कितने लोग बेघर हो गए, सबसे बड़ी बात खड़े खड़े कितने लोग मर गए। अब तो प्रत्यक्ष आप गवा रहे हैं, आप लोग उनको खुद रहे हैं, कहाँ गए लोग? हाँ, लोगों को लाइन में लगने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई थी, लोग रात जग के लाइन में लगे हैं। यहाँ तक कि मोदी जी ने अपनी माता जी को भी लाइन में खड़ा कर दिया। हाँ, मोदी जी को अब 2,500 में खर्च चल रहा है माता जी का। आप बताइए, उसके बाद माता जी को पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। 2,000-2,500 जो निकाले थे, अब उसी से आज तक खर्च चल रहा है 6 साल से। तो ये प्रोपगंडा है मोदी जी का, 50 दिन को उनके चौराहे पे बुला दीजिएगा तो आप उनको,
एक तो प्रधानमंत्री को सबसे बड़ी बात इस भाषा का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए कि मैं चौराहे पे, क्यों आपको कोई चौराहे पे मारेगा? जिसके प्रधानमंत्री हैं, नीतियां गलत हो सकती हैं आपकी, ये बात सत्य है कि नीति है, आप बनाया, अब आपकी मंशा रही होगी कि भाई किस मंशा से आपने बनाया, लेकिन आपको क्यों कोई लात से मारेगा, क्यों कोई चौराहे पे आपको मारेगा? ये प्रधानमंत्री को इस अशिष्ट भाषा का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। और आप एक उजुल फुजुल कानून आप बना देंगे, उसके बाद से उजुल फुजुल भाषण देंगे, तो ये हमको लगता है ये लोकतंत्र के लिए और सभ्य समाज के लिए भी ये चीजें ठीक नहीं है। चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है। योगी सरकार से आप क्या देख रहे हैं कि क्या प्रदेश का परिवर्तन हो गया है? हाँ, धर्म का काम योगी जी को ठीक से कर रहे हैं। अभी तो आप देखे हैं कि अभी 17 में आए तो 50 लाख दिए का था, फिर 17 के बाद 18 हुआ तो दिए की संख्या अयोध्या में बढ़ रही है। और वही अभी बच्चों को देखिए भी टीएटी का परीक्षा देना था। विकास का भी तो काम हो रहा है, रोडें बन रही हैं, तमाम हॉस्पिटल बन रही है। हाँ, आप चले जाइए देवरिया हॉस्पिटल में, यूरोलॉजी का एक भी डॉक्टर बताइए। हॉस्पिटल देवरिया में चले जाइए, आप बताइए कि कितने डॉक्टर हैं? यूरोलॉजी के डॉक्टर नहीं है। बताइए तो, हम तो पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि अगर इतने बड़े विकास हो रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों इतने चटक रहे हैं? आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में उठा के देखिए जो डॉक्टर है, कितनी भीड़ हो रही है। जब सब काम हो रहा है तो एम्स में आप अभी तो सारे नेता तो भर्ती हो रहे हैं प्राइवेट में। आप मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग हमको देखना है कि इलाज हमको जरूरत है, बिल्डिंग से हमारी इलाज तो होगी नहीं। हमारी इलाज अच्छी दवाइयों से होगी, हमारी इलाज अच्छे डॉक्टरों से होगी, हमारी इलाज जो है अच्छे क्या बोलते हैं संसाधनों से होगी। आप बिल्डिंग बड़ा बड़ा तैयार करा दिए, तो बिल्डिंग तैयार कराने वाली यही एम्स में आपने किया। एम्स में अभी तक क्यों नहीं खुला भाई? आप 2024 मंदिर तैयार कर देंगे, चलिए ठीक है, मंदिर तैयार कर रहे हैं, ये आपकी प्राथमिक जो व्यवस्था दी जाती थी जलकर के द्वारा बोरिंग की, क्या वो नगर पालिका से मिलेगा? क्या गौरी बिजली मिलेगी? जो शहरी आपने कर दिया तो शहर का टैक्स लेंगे, बिजली का रेट शहर का लेंगे, गिरकर जलकर शहर का लेंगे, मनरेगा को खत्म कर दिया। शहर की सुविधा देंगे तो शहर का ही, तो शहर की सुविधा तो बता तो रहे कि नगर पालिका अध्यक्ष के दरवाजे पे जाइए और गड्ढा में मिले तो फिर हमसे दोबारा सवाल करिए, आप बाहर निकलिए अभी यहीं से। और उसके बाद बताइए क्या वो, तो शहर के लोग समझ रहे हैं ना कि हमको सुविधा क्या मिल रही। शहर को नगर पालिका एक ही काम करती है कि खूब टैक्स जबरदस्त वसूलती है, और सुविधा के नाम पे आप खुद झाड़ू अपना न लगावे तो नगर पालिका के बस की बात नहीं है कि झाड़ू लगा दी। आप चले जाइए हनुमान मंदिर पे, देखिए कितना गंदगी होता है। सुबह जाके देखिए जानवरों का कैसे मेला लगता है, आपको लगेगा कि सोमनाथ में आ गए हैं, वो जहाँ मेला लगता है। वर्मा जी आपने अच्छा एक याद दिलाया। शहरीकरण से आपके हिसाब से जो पूरे प्रदेश के मनरेगा के मजदूर हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, तो इस प्रदेश की सरकार ने भी तो कुछ सोचा होगा उनके लिए। सोचा है, मंदिर बंद रहे हैं, जाके घंटा इनाम मान लो, इसीलिए तो ये सब व्यवस्था हो रही है। आप धर्म की तरफ जाइए, आप बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, नौकरी कहाँ मिल रही है आप बताइए। अभी तो मुख्यमंत्री जी आए थे दिल्ली में, आप देखिए गाजियाबाद में बहुत बड़ा एक प्राइवेट कंपनी का उद्घाटन किया, 2000 लोगों को तत्काल नौकरी मिल जाएगी। लुलू तो खैर वो तो दूसरा, इसके पहले चुनाव से पहले भी उन्होंने किया था। तो लुलू चाहे जो भी हम कह रहे हैं, ये जो अगर प्राइवेट सेक्टर से नौकरियां अगर न दी जाए तो सरकार के पास कौन सी योजना है? सरकार के पास बस एक ही योजना है कि आप धर्म का काम खूब करिए, सरकार पे आप डिपेंड रहिए, राशन उन्हीं देगी तो खाएंगे, न देंगे तो मत खाइए। आप तो अपनी बात बेबाकी से रख ले रहे हैं। हमारी आपके समाजवादी पार्टी में परिवारवाद का एक आरोप लगता रहा है। परिवारवाद है कि समाजवाद है, बाकी पार्टियां तो आरोप लगा रही हैं। अभी आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए ये बात सत्य है कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि परिवारवाद में थोड़ी दिक्कत होती है कि प्रतिभाओं का जो अच्छे लोग होते हैं थोड़ी उनकी कठिनाई हो जाती है निकालने में, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन जो परिवारवाद का आरोप लगा रहा है उससे सवाल खड़ा करेंगे, किसी देवरिया में 2 सांसद है, कहां से हैं? हम तो अपने शहर की बात कर रहे हैं ना। सलेमपुर सांसद के घर में परिवारवाद नहीं, कि देवरिया में परिवारवाद नहीं, कि बरहत विधानसभा में परिवारवाद नहीं, कि पथरदेवा में परिवारवाद नहीं, कि रुद्रपुर में परिवारवाद नहीं। आप बताइए कि भाटपारानी में इसके पहले टिकट जो दिया, तो ये कहने